हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम एक्सपर्ट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो एक महत्वपूर्ण सूचना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो है परीक्षा कैलेंडर जो है परीक्षाओं का जारी कर दिया गया है। कैलेंडर 2021 की परीक्षा का क्या हुआ है, जारी हो गया। तो उसमें जाकर महत्वपूर्ण तिथियाँ आप लोग देख सकते हैं कौन परीक्षा कब है। इसमें जो है 20 अप्रैल को जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, और जो है 17 जून को राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता, जो भी फॉर्म भरा गया या भरा जा रहा है, प्रवक्ता की परीक्षा 17 जून 2021 को है। ये दो महत्वपूर्ण परीक्षा। इसके अलावा पीसीएस की 2021 की मुख्य परीक्षा 20 की समीक्षा अधिकारी सभी की तिथियाँ आ चुकी हैं। आप लोग जाके वेबसाइट विजिट करके देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है इसके पहले कल हमारी क्लास जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट पर थी, तो एक हम थ्योरी पढ़ लिए हैं। तो जीरो टू हीरो जो हमारी प्रश्न श्रृंखला चल रही है, हमारा वीडियो चौथी श्रृंखला है जीरो टू हीरो की। इसमें 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की गई है। बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे पीसीएस हो, चाहे जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है या राजकीय इंटर कॉलेज हो, सबके लिए परीक्षाएँ जो है लगभग जीएस के मुख्य पार्ट में पर्यावरण आता ही है। तो पर्यावरण का महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसको जो है मध्यम करेंगे। तो इसमें हम 35 प्रश्न देखेंगे, लेकिन जो है इसको देखने के लिए हम चलते हैं अपने जो है मोबाइल स्क्रीन पर, वहीं 35 प्रश्नों को हल करेंगे। एक काम आप लोग करिएगा कि 35 प्रश्न हल करने के बाद आप लोग अपना मूल्यांकन करिए, जहाँ कमी हो उसी दृष्टिकोण से आप अपनी तैयारी करिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं निवेदन जरूर करूँगा, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करिएगा, चूँकि वैकेंसी आने वाली है प्राप्त संख्या में। उधर अधीनस्थ लोक सेवा आयोग से भी आएगी, इधर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। तो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई रहेगी, तभी जो है काम हो पाएगा। प्रश्न रट के जो है परीक्षाओं को पास करना इतना आसान नहीं है। तो चलते हैं हम 35 प्रश्न जो है अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं। आइए चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अब हम जो है इसमें एक एक करके कुल 35 प्रश्नों को जो है देखेंगे। कुल 35 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है यूपीटीटी के लिए, चाहे राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता के लिए, सीटेट के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए जो है अति महत्वपूर्ण है। तो पहले चलते हैं अपने जो है पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, इसमें आपको जो है डेट बताना है किस तारीख को। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है, चारों विकल्प रहेगा, ये जान ही रहे हैं। 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। एकदम कॉम्प्लिकेटेड है, एकदम एक्यूरेट कॉन्टिन्यूस अल्टरनेटिव डेट इसमें जो है दिया गया है। तो 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। तो इसमें जो है दो महत्वपूर्ण तिथियों को हम देखेंगे। जैसे इसका उत्तर सही होगा 21 मार्च को। 21 मार्च को जो है विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ये तो इसका उत्तर हो गया। अब जो है 22 मार्च को भी क्या है, 22 मार्च को भी एक महत्वपूर्ण डेट है विश्व जल दिवस की। विश्व जल दिवस की तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को विश्व दिवस है ही, लेकिन एक राजेंद्र सिंह है जिनको वाटरमैन ऑफ इंडिया या भारत का जल पुरुष कहा जाता है, ये भी क्या महत्वपूर्ण है, राजेंद्र सिंह को। ते भी जो है आप जो है नाम याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह का नाम याद रखिएगा। इनको भारत का जल पुरुष कहा जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे हम चलते हैं, अपने अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में जो है पुरस्कार दिया गया था नोबेल का? नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो कृषि है, अर्थशास्त्र है, औषधि है, शांति है। तो जैसे इसमें कन्फ्यूजन आपको क्या होगा, ये कृषि को लेके हो सकता है बहुत कन्फ्यूजन, चूँकि हरित क्रांति के पितामह कहा जाते हैं। इनके द्वारा खोजी गई तमाम प्रकार की खाद्यान्न फसलों में विशेष रूप से गेहूं की तमाम प्रजातियों को खोज के, जिससे जो है विश्व को भूखमरी के एक चंगुल से मुक्त कराया गया। दुनिया में भूखमरी अपना पैर नहीं पसारने पाई। तो बहुत बड़ा योगदान है दुनिया में भूखमरी समाप्त करने में इनका योगदान। तो इनको जो है कृषि में, चूँकि हम जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, साहित्य में हो गया, फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, शांति में हो गया, साहित्य में हो गया, इन्हीं क्षेत्रों में दिया जाता है। कृषि में तो कोई नोबेल दिया नहीं जाता है, चूँकि दुनिया में जो है भूखमरी
खत्म करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए जो है इनको जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये चीज़ एकदम आप जानते रहिएगा, इसमें कन्फ्यूजन कोई मत करिए कि इनको जो है नोबेल पुरस्कार कृषि में दिया गया। कृषि में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, इसलिए इनको जो है शांति में नोबेल दिया गया है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न। तो इसमें तीसरा प्रश्न है, टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो एक चीज़ जो है आप जान लीजिए, जैसे मान लीजिए पर्यावरण का है पेपर, थोड़ा सा अपने तरफ से तर्क वितर्क भी करिए कि अगर पर्यावरण का प्रश्न पूछा है तो जैसे विकल्प इसमें दिया है कि नाटक है, महिलाओं का अधिकार है, बच्चों का अधिकार है, तो पर्यावरण का अगर प्रश्न पूछा है तो जाहिर सी बात है आप तर्क करिए कि पर्यावरण में ऐसा प्रश्न जल्दी नहीं पूछेगा। हालांकि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, लेकिन जल्दी नहीं पूछेगा, पर्यावरण के बारे में ही पूछेगा। इसलिए जो है पर्यावरण को जो है इसमें उत्तर हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा हेतु। टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ना नाटक में दिया जाता, महिलाओं को अधिकार में नहीं दिया जाता, बच्चों का अधिकार इसमें किसी में नहीं दिया जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा के लिए ये पुरस्कार जो है दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ और आपको रट लेना है कि 2020 में किसे दिया गया था, इसको आप लोग अपने मन से ढूंढिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका जो है उत्तर दीजिएगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में, हमको बताना है। इसमें है पहला ए है वनारोपण एवं प्रतिभूमि के संरक्षण के लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण पर हिंदी पुस्तकें। अर्थात इन चारों क्षेत्रों में किस में दिया जाता है? तीन में दिया जाता है ये जो है स्वच्छ एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए। स्वच्छ एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए पुरस्कार दिया जाएगा, और दिया जाएगा किसके द्वारा? केंद्रीय जो है केंद्रीय पर्यावरण एवं मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। इसको जानते रहिएगा, केंद्रीय पर्यावरण एवं मंत्रालय द्वारा, वन मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार जो दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ अपने बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसको आप लोग अपना टेस्ट भी करिए कि कितना जो है इसमें आप लोग कर ले रहे हैं। तो इसमें अगला प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न, ग्लोब 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद विरोध अभियान के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, मादक पदार्थों के अभियान के लिए। तो इसमें मैंने एक चीज़ बताया है अभी कि अगर पर्यावरण में आपके टीटी में परीक्षा दे रहा, मान लीजिए पीसीएस में दे रहा है, यूपीजीआईसी में दे रहा, तब तो अलग बात है। लेकिन अगर आपके टीटी की परीक्षा दे रहे हैं, अगर उसमें पर्यावरण के चैप्टर में दिया, तो आप जान जाइए कि पर्यावरण से संबंधित है। तो इसमें जो है उत्तर क्या सही हो जाएगा आपका? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये पुरस्कार जो है यूएनईपी संस्था है एक, यहाँ बहुत डिटेल में हम किसी संस्था की चर्चा नहीं करेंगे। तो ये पुरस्कार जो है 1987 कितने में 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें क्या होता है, और यह पर्यावरण उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों एवं संगठनों को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? व्यक्तियों, चाहे व्यक्ति को दिया जाए, कोई व्यक्ति हो सकता है इस पुरस्कार का प्राप्त करता है, या कोई संगठन संस्था, तमाम पर्यावरण के संगठन और संस्थाएं बनी हैं, तो कोई व्यक्ति या पर्यावरण संगठन हो सकता है। यूएनईपी द्वारा शुरू किया गया 1987 में पुरस्कार जो है शुरू किया गया था, और पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न, थोड़ा सा इसको जूम करके छोटा कर लेता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, कई परीक्षाओं में पूछता है। छठवां प्रश्न, तो ये क्या है? किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, CAGP कहते हैं इसको अंग्रेजी में, गंगा एक्शन प्लान, तो 21 वर्ष भारत सरकार द्वारा गठन किया गया था। इसका शुरुआत कही है जो है, इसका गठन कही है किस वर्ष से किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है
1975 विकल्प में दिया गया, 1985 में, 1965 में, 1982 में। तो एक चीज़ इसको याद रखने का सबसे तरीका है कि ये गठन हुआ था जब प्रधानमंत्री थे देश के राजीव गांधी। तो अब राजीव गांधी का जब नाम आ जाएगा, अगर थोड़ा सा जो है आप राजनीतिक व्यवस्था के बारे में रुचि रखते हैं तो जानकारी है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री उनको बनाया गया था। तो सन आप उसी से गेस कर सकते हैं, एक तर्क लगा सकते हैं कि किस सन में होगा। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 1985, 1985 हो जाएगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि 1985 में राजीव गांधी की अध्यक्षता में एक गठन इसका किया गया था, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना और होती है 1995 में इसका नाम बदल कर दिया जाएगा राष्ट्रीय नदी प्राधिकरण। राष्ट्रीय नदी प्राधिकरण इसका नाम कब कर दिया जाएगा? 1995 में। ये भी याद रखिए, इसको थोड़ा सा जो है अंग्रेजी में क्या कह दिया जाता है? NRCA इसको जो है अंग्रेजी में कह दिया जाता है। ये भी इसका नया नाम था 1995 में। गंगा एक्शन प्लान का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अभी प्रश्न की चर्चा हुई तो जूम करते हुए पढ़ते चलेंगे, थोड़ा सा समस्या रहती है इस वीडियो बनाने में। तो राष्ट्रीय नदी बेसिन प्राधिकरण का जो है गठन कब हुआ? राष्ट्रीय नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 2006, 2007, 2008, 2009। तो इसका गठन जो है 2009 में हुआ था, वो भी फरवरी में हुआ था। फरवरी 2009 में इसका गठन किया गया था। इसी में जो है लक्ष्य प्राधिकरण में रखा गया था कि 2020 तक गंगा को क्या सीवेज मुक्त करना है। जो तमाम सीवेज से गंदगियाँ गंगा जी में जा रही हैं उसको 2020 तक हम जो है मुक्त करेंगे। हालांकि जो है बाद में सरकारें जब कांग्रेस की बदल गई, बीजेपी की सरकार है, उसमें भी गंगा एक्शन को लेकर तमाम नमाम गंगे प्रोग्राम शुरू करे, गंगा की सफाई करने के लिए तमाम अभियान चला गया। यहाँ तक कि 20,000 करोड़ का जो है धन आवंटित किए। उसके बाद गंगा की सफाई ठीक ढंग से नहीं हो पाई, वो अलग मुद्दा है। अभी हम केवल प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा प्रश्न है? तो ये प्रश्न हम देख लेते हैं। दक्षिण गंगोत्री। अब आपसे पूछा जाएगा, जैसे पूछ लिया गया कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। बहुत ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। आंध्र प्रदेश में नदी घाटी परियोजना का नाम एक हो गया, अर्थात आंध्र प्रदेश में नदी घाटी है। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र, गंगोत्री के दक्षिण में गंगा नदी का द्वितीय स्रोत, अंटार्कटिका के निकट हिंद महासागर में द्वीप। इन चारों में से क्या सही होगा? दक्षिण गंगोत्री। तो दक्षिण गंगोत्री हम जानते हैं जो है उत्तर में अगर देखें तो क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला शोध केंद्र है। भारत का पहला शोध केंद्र है। कब स्थापित हुआ था? 1983 और 84 में। 1983-84 में भारत का पहला जो है अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ था। अब 2 शोध केंद्र और स्थापित हुए, तो हो सकता है प्रश्न घुमा के पूछ ले। तो इसमें दूसरा कौन है? मैत्री। दूसरा कौन है? मैत्री। इसको कब स्थापित किया गया था? तो 1988-89 में। 1988-89 में ये दूसरा शोध केंद्र है। एक तीसरा शोध केंद्र भी स्थापित किया गया, भारती। कौन? भारती। किस सन में स्थापित किया गया? ये जो है 2012 में। 2012 में स्थापित किया गया। जानते रहिए कि पहला शोध केंद्र 1983-84 में दक्षिण गंगोत्री नाम से, दूसरा मैत्री नाम से किया गया 1988-89 में, तीसरा भारती नाम से किया गया 2012 में। तो ये प्रश्न जो है जोड़ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा उसका महत्व रहेगा, ज़्यादा प्रश्न कंपैरिजन से याद रहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो है प्रश्न है 9वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कजरी, CAZRI, तो ये स्थित कहाँ है? इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका अगर देखें तो अंग्रेजी में दिया गया, अगर कजरी दिया और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, दोनों आप लोग याद रखिएगा।
इसका हिंदी अंग्रेजी में क्या होगा? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका जो है फुल फॉर्म होगा, अर्थात केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। अब हम आते हैं विकल्प में कहाँ स्थित है। पहला विकल्प क्या है? अहमदाबाद हो गया, दूसरा बेंगलुरु में, तीसरा हैदराबाद में, चौथा जोधपुर में। तो आपको एकदम याद, कजरी कहाँ है? कजरी कहाँ? कजरी 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 जोधपुर में, राजस्थान में ये है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है भारतीय वन प्रबंधन, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? थोड़ा सा टेक्निकल इसको जो है याद रखिए कि भारतीय वन्य जीव शोध संस्थान पूछ लेगा तो दूसरा उत्तर हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पूछ रहा है, न कि वन्य जीव शोध संस्थान पूछ रहा है। तो प्रश्नों को हल करते समय बहुत ध्यान से उसको देखा करिए कि क्या प्रश्न जो है पूछा गया है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अवस्थित है, कहाँ स्थित है? कोलकाता विकल्प दिया गया, हैदराबाद दिया गया, अहमदाबाद दिया गया, भोपाल। तो उत्तर इसमें सही क्या होगा? भोपाल उत्तर हो जाएगा। कहाँ स्थित है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान? भोपाल में स्थित है। 10 प्रश्न हो गए। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगले प्रश्न की अब हम चर्चा करते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न हमारा कौन है? तो अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है कहाँ? इस पर आ गए कि कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, तिरुवनंतपुरम में। तो ये स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इंडियन ऐसे शब्द जब बार बार रटेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, अच्छा नई दिल्ली में, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। ये स्थापित कब किया गया था? 5 जून 1980 को स्थापित किया गया था। किसको? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को। ये हो गया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ अपने बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, सब अच्छे प्रश्न इसमें हैं। 12वां प्रश्न, एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? एजेंडा 21 में कितने? एजेंडा 21 कहाँ स्वीकार किया गया था? इसकी चर्चा पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा कर दिया है कि रियो डी जेनेरियो में जो है पृथ्वी सम्मेलन होता है, वहीं एजेंडा 21 के नाम से एक जो है दस्तावेज पर सभी साइन करते हैं, तो उसे एजेंडा 21 कहा जाता है। तो एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? 4, 6, 7, 8। तो इसमें कुल 4 समझौते हैं। 4 समझौते हैं। ये कुल जो है 300 पेज का दस्तावेज है। कितने पेज का? 300 पेज का ये पूरा दस्तावेज है। 40 अध्याय इसमें है, 40 अध्याय इसमें हैं, और जो 4 वर्गों में बटे हैं, 4 वर्गों में बटे हैं। कुल इसमें 4 समझौते हो गए, 300 पेज में बटे हैं, 40 अध्याय हैं, 4 वर्गों में डिवाइडेशन। वर्ग का मतलब कि इसमें क्या है, जैसे एक में 10 अध्याय हो गया तो उनमें क्लासिफाइड किया गया कि हम जो है किन गैसों को कैसे कम करेंगे, जलवायु परिवर्तन को कैसे जो है निपटेंगे, तमाम प्रकार का वो जो है उसमें किया गया है। अगला प्रश्न हम आते हैं, देखते हैं एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया? एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया? एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया, इसके बारे में 1937 में, 1952 में, 1957 में, 1965 में। तो एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया इसके बारे में, तो इसमें 1937 उत्तर इसका सही होगा। कितना? 1937 में जब अंग्रेज थे तभी ये एक्ट जो है लागू हुआ था। एगमार्क का मतलब क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग। ये मार्केटिंग क्या है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट कब लागू किया गया? तो 1937 में। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ, निम्न में कौन जैविक संसाधन नहीं है? अब चलिए, दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। कौन जैविक संसाधन नहीं है? पेट्रोलियम जैविक संसाधन है कि नहीं? शुद्ध जल जैविक संसाधन है कि नहीं? कोयला, मछली। अब इसमें से एक चीज दिमाग लगाने वाली बात है कि जैविक संसाधन नहीं है, चूंकि हम जानते हैं जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, ये क्या है कि लाखों करोड़ों वर्ष, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, मछली तो सब जान जाएंगे कि जैविक संसाधन है। कोयला और पेट्रोलियम क्या है? लाखों करोड़ों वर्ष, इसकी परिभाषा में ही कहा गया लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो है वनस्पतियों और जीव जंतु जो चट्टानों के नीचे दब गए हैं, वही क्या हुए, बाद में ये बन गए, कच्चा तेल बन गए जैविक फ्यूल के रूप में। तो ये क्या है कि चूंकि बने जो है जैविक चीज़ों से, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से सड़े गले मरे हुए, तो ये भी क्या मान लिया जाएगा, ये भी क्या मान लिया गया, जैविक संसाधन है। पेट्रोलियम और कोयला भी मछली है, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, शुद्ध जल जैविक संसाधन की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, किस पर्यावरणविद को जल पुरुष कहा जाता है? अभी हमने 22 मार्च की चर्चा की, उसमें हमने चर्चा की कि भारत का वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, सलीम अली, चंडी प्रसाद भट्ट। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, दो नाम जो है आप लोग चिपको आंदोलन से जोड़ के रखिए। प्रणेता ये थे, प्रमुख नेता जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, किसको? चिपको आंदोलन के, जो उत्तराखंड में चलाए गए 1973 में ना, इसको जानते रहिए। सलीम अली पक्षी विशेषज्ञ थे, पक्षियों से इनको प्रेम था, पक्षियों की हर एक्टिविटी को जानते समझते थे, तो ये पक्षी से संबंधित है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी, इसके बारे में हमको जो है बताना है। तो 2 दिसंबर 82 को, 3 दिसंबर 85 को, 3 दिसंबर 84 को, 4 दिसंबर 86 को। इसमें से कौन सा उत्तर इसका सही होगा? 3 दिसंबर 1984 को इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। जिसमें कौन सी घटना होती है? यूनियन कार्बाइड के प्लांट से, किसके? यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड के प्लांट से क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, या इसी को क्या कहा जाता है? मिक कहा जाता है। इस गैस, यूनियन कार्बाइड प्लांट का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, या मिल जो एक जहरीली या कीटनाशक प्लांट था, वो वहाँ से गैस का रिसाव होता है, और जो है 30 दिसंबर 1984 का होता है, जिसमें अमूमन 3-4 हज़ार से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है प्रभावित होते हैं। इसको जानते रहे, ये भी पूछा जाता है बार बार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय 18वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसमें क्या पूछा गया है? मुख्यालय, कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, जेनेवा में, रोम में, पेरिस में। ज़्यादातर उस अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। ऐसा नहीं कि रोम, पेरिस, लंदन में नहीं, लेकिन ज़्यादातर मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ उत्तर होगा? ये लंदन में स्थित है। इसको जानते रहिए, नहीं तो सोचिए जेनेवा में ही सब सही, तो ये भी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। इसमें क्या है? वृक्षों के पत्तों के सरसराहट का डेसिबल, डेसिबल का मतलब क्या है? डेसिबल ध्वनि मापने की क्या है? इकाई है, डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल और 2 में आप मत भूलिएगा, कन्फ्यूजन मत करिएगा। डेसिबल और डाबसन, डेसिबल क्या है? ध्वनि मापने की इकाई है। डाबसन जो है ओजोन परत की सघनता मापने की इकाई है, डाबसन। तो उसको इसमें कंफ्यूज मत करिएगा डेसिबल और डाबसन में। तो इसमें कितने की ध्वनि होगी? जैसे 10 डेसिबल है, 20 डेसिबल है, 60 डेसिबल है, 100 डेसिबल है। तो पत्तियों के सरसराहट का हमको इसमें बताना है, तो इसमें जो है हो जाएगा 20 डेसिबल। 20 डेसिबल की ध्वनि पत्तियों की सरसराहट से उत्पन्न होती ध्वनि का नाम है। ये एलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे, उन्हीं के नाम से जो है, उन्हीं के सम्मान में ये जो है डेसिबल शब्द क्या किया गया है? दिया गया है। किसके? एलेक्जेंडर ग्राहम बेल के
सम्मान में। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न को पिछली बार भी मैं बता चुका हूँ, यहाँ एक बार फिर चर्चा कर दे रहा हूँ। किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है? एसिड रेन। एसिड रेन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैसें कौन से हैं? जैसे नाइट्रिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, यही सब क्या हैं? एसिड रेन में अपना योगदान देती हैं। तो सर्वाधिक एसिड रेन जो है कहाँ होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें थोड़ा सा दिमाग ये अपना लगाइए कि जो है दुनिया में सबसे पहले औद्योगिकरण कहाँ होता है, चूंकि ये उद्योग जब लगेंगे तभी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ेगी। तो हम सीधा यूरोप में अगर दिमाग लगा लेंगे कि सबसे पहला जो औद्योगिकरण हुआ यूरोप में हुआ, तो कोई न कोई यूरोपीय देश ही इसमें सही है। अब ये अगर ये दृष्टिकोण आप अपना लिए तो इसमें देखिए चीन है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो इसमें कोई देश जो है यूरोप का नहीं है, केवल नॉर्वे एक देश ऐसा बचता है। इस दृष्टिकोण से भी प्रश्न क्या किए जाते हैं? सही किए जाते हैं। चीज समझ में आ गई होगी, इसी दृष्टिकोण से भी प्रश्न हल किए जाते हैं। अगला प्रश्न आते हैं, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? अम्ल वर्षा में कौन सा जो है अम्ल उपस्थित रहता है? बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल जैसे सिरके उरके में रहता है, ऑक्जेलिक अम्ल, पालक ओलक में रहता है, इस चीज़ों में ये पाया जाता है। तो इसमें कौन सा होगा? नाइट्रिक अम्ल होगा। HNO3 नाइट्रिक अम्ल इसमें उपस्थित रहता है, किसमें? अम्ल वर्षा में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अम्ल वर्षा के भी प्रश्न है। 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है? निम्न में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? निम्न में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्तरदायी, प्रोपेन ना। कार्बन डाइऑक्साइड एक जो है ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक वायु प्रदूषण में सर्वाधिक जो है एक जहरीली गैस है, दमाघोटू गैस इसको कहते हैं, जिसका जो है संकेत CO होता है ना। तो प्रोपेन क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मुख्य मिक्सचर क्या होता है? LPG जो हमारे घरों में सिलेंडर यूज हो, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है। तो इसमें आ जाता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, N2O और जो है N2O और S2O दोनों जो है क्या है? अम्ल वर्षा के लिए जो है जिम्मेदार हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम जो है बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया ये भी। निम्नलिखित में कौन क्रैकिंग गैस? क्रैकिंग गैस का मतलब क्या है कि जो तोड़ने, छत विच्छत करने वाली गैस इसमें कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो छत विच्छत क्रैकिंग गैस, इसको कैसे दिमाग में लाएंगे? जैसे मान लीजिए कि मैं बताया हूँ कि पिछली वीडियो में कि जो है सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जो तेल रिफाइनरियों से बहुत ज़्यादा जो है उत्सर्जन हो रहा है। जैसे मैंने मथुरा का उदाहरण बताया कि मथुरा में जो है जो तेल शोधन कारखाना है उसके उत्सर्जन से जो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जा रही है वातावरण में, जिससे आगरा में स्थित ताजमहल का रंग जो है हल्का पीला हो रहा है। इसके बारे में कई बार चर्चा की है। तो क्रैकिंग गैस में क्या है? ये चट्टानों पे पड़ती है तो उनको छत विच्छत कर देती है ना, दरारें पड़ जाती हैं, तो इसीलिए इसको क्रैकिंग गैस कहा जाता है। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड उत्तर सही होगा आपका। क्रैकिंग गैस इसे कहा जाता है। क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड को। अगला प्रश्न कौन सा? निम्नलिखित कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब चलिए, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, इसमें से कौन नहीं है? तो इसमें जैसे मान लीजिए मेथेन के बारे में मैंने चर्चा किया है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कई बार चर्चा हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड जो है बहुत कम रूप में जिम्मेदार है, लेकिन चूंकि ये जिम्मेदार है चाहे कम ही मात्रा में, तो इसमें जो है उत्तर क्या हो जाएगा? हीलियम जो है ये जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रश्न पूछा है, ध्यान से देखिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूमंडलीय ताप का कारण है। भूमंडलीय ताप का कौन सा एक कारण है? अर्थात जो है जो ग्लोबल वार्मिंग है, भूमंडलीय तापन या इंग्लिश में कहें ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? हिमनदों में वृद्धि जिम्मेदार है? नहीं जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि।
ये तो उत्तर एकदम होगा नहीं, क्योंकि वनों में वृद्धि होना तो अच्छा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, भूतापनी। मैंने कई बार बताया है, अभी पिछले क्लास में मैंने बताया है कि हरित गृह प्रभाव में कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि हो जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ऊष्मारोधी गैसें हैं। ऊष्मारोधी गैसें तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित करके पुनः जो है रिफ्लेक्ट पृथ्वी पे कर देते हैं, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। तो इससे क्या होगा, पृथ्वी में गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बड़े बड़े जो है ग्लेशियर भूतापन के कारण क्या करेंगे, पिघलेंगे, तो समुद्र में पानी आएगा। तो जो तटीय देश हों चाहे तटों के स्थित देशों के बड़े बड़े शहर हों, सब जलमग्न हो जाएंगे। इसकी चर्चा की गई थी। अगले प्रश्न पे जाते हैं। गंगा एक्शन प्लान, जो अभी अगले प्रश्न में गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में किस सुधार हेतु है, किसके सुधार के लिए गंगा एक्शन प्लान जो है लाया गया था। तो इसका उत्तर समझ गए होंगे, देख लीजिए। जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल के तापमान। तो इसमें जल की गुणवत्ता, चूंकि सीवरेज का पानी गंगा जी में ज़्यादा से ज़्यादा आता, तो पानी क्या हुआ, उसकी गुणवत्ता एकदम क्या हो गई है, खराब हो गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 27वां। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। जैविक कीटनाशक का उत्पादक, अर्थात उससे जैविक कीटनाशक प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा पेड़ है, नीम है, देवदार है, चीड़ है, आक है। लगभग सबके घरों में नीम का पेड़ आसपास में रहता है, जो कहा जाता है कि कीटनाशक है। इसका पानी जो गर्म करके पानी इसके राख से नहाएंगे अर्क से, तो ये सही हो जाएगा। वो तो एक प्रकार से क्या है, वो कीटनाशक का काम करता है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, नीम का वृक्ष हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। इसमें प्रश्न कौन सा है, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना या विचार कौन दिया था। सीसी पार्क ने, जेएन जेफर्स ने, जोसेफ फोरियन ने, एल जाबलर ने। किसने जो है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो है सर्वप्रथम दी थी। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, जोसेफ फोरियर ने 1824 में इन्होंने जो है ग्रीन हाउस की संकल्पना दी थी। ये हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति में, राष्ट्रीय वन नीति में, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक कितने अब राष्ट्रीय वन नीति चाहे जब कहा गया, लेकिन जो है चूंकि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में पहली बार कहा गया कि देश के कम से कम 1/3 भाग पर जो है वन होना चाहिए। 1/3 कहने का मतलब 33% से अधिक भूभाग पर क्या होना चाहिए। विभिन्न देशों के लिए अलग अलग मानक है। जैसे भी भूटान ने क्या कर दिया, अपने भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 60% पर वन होना अनिवार्य कर दिया है। तो भारत में क्या है, 1/3 वन पर जो है वन होना अनिवार्य है। 1/3, इसको याद रखिएगा, चौथाई, आधा, पांचवें नहीं, 1/3 पे जो है वन होना अनिवार्य कर दिया गया है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। हैदराबाद में, नैनीताल में, सोलन में, देहरादून में। तो वन अनुसंधान संस्थान हम जान रहे हैं देहरादून में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है, 31वां। भारत में स्थापित राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान, भारत में पहला यहाँ शब्द लगा, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा शब्द लगा है, पहला। तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो 1936 के आसपास जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी, हैली के नाम से, जो आज जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में पहला स्थापित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित बनाया गया, पहला राष्ट्रीय पार्क। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है। 32वां, निम्नलिखित में से किस में राष्ट्रीय उद्योगों की संख्या, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या मतलब राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक हैं। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है। इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मध्य प्रदेश, कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश, से दोनों राज्यों में लगभग जो है संख्या समान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान
कहाँ स्थित है, तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ। राष्ट्रीय जैविक उद्यान, इसमें देखिए उत्तर नई दिल्ली होगा, लेकिन एक चीज़ जानते रहिए, डायरेक्ट कहीं राष्ट्रीय जैविक उद्यान की चर्चा नहीं है, चूँकि जब जाएंगे देखेंगे तो इस तरीके का कहीं आपको उद्यान मिलेगा नहीं, लेकिन चूंकि दिल्ली का जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उसमें अंग्रेजी के वर्जन को लेके कन्फ्यूजन होती है कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जिस पर लिखा है तो वही मान लिया जाता है कि राष्ट्रीय जैविक उद्यान है, और बाकी इस तरीके का उद्यान कहीं स्थित नहीं जैविक नाम से। तो जो दिल्ली में कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है क्या, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, प्राणी उद्यान स्थित है, उसी को मान लिया जाता है कि ये क्या है, जैविक उद्यान होगा टारगेट करके। तो प्रश्न नई दिल्ली इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो है 34वां अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। टाइगर, टाइगर माने चीता, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाएगा, 24 जुलाई को, 20 जुलाई को, 25 जुलाई को, 29 जुलाई को। तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, 29 जुलाई को। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में हाथी परियोजना, भारत में जो है हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी 1962 में, 72 में, 82 में। तो भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी 1992 ईस्वी में। कुल इसमें 35 प्रश्न थे, आप लोग देखिएगा कितने उत्तर सही करते हैं, उसके बाद अपना मूल्यांकन करिएगा। प्रश्नों की संख्या इतनी थी। तो हमारा जो है जीरो टू हीरो सीरीज का चौथा वीडियो था प्रश्नों को लेकर, जिसमें कुल 35 प्रश्न दिए गए थे। तो आप लोग जो है इसको पढ़िएगा। फिर अगला वीडियो जो बाल विकास पे आएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।